नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी कहानी इंजन की परेशानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले सभी से ये निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए, जिससे आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ आप समय पर सुन सकें और इससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ साल पहले हमारे शहर में एक तमाशा दिखाने वाला आया था, बातूनी आदमी ने बताया। वो बाकायदा एक तमाशा कंपनी चलाता था जिसका नाम था गैटी लैंड। उसने हमारे शहर के जिम खाना ग्राउंड पर अपना डेरा डाला और रातों रात पूरा इलाका बैनर, फीतों एवं रंग बिरंगी लैंपों से सज गया। पूरा शहर तमाशा देखने के लिए उमड़ पड़ा। शुरुआत के एक हफ्ते के भीतर ही सिर्फ गेट पर बिकने वाले टिकटों के जरिए रोज 500 रुपए तक कमाने लगे। गैटी लैंड पर मौज मस्ती के लिए कई किस्म के इंतजाम थे। कुछ एक आने देकर अलग अलग बूथों पर इन तमाशों का मजा लिया जा सकता था। कहीं तोते का शो चल रहा था तो कहीं मौत के कुएं वाला अपना खेल दिखा रहा था। लॉटरियों के स्टॉल थे, साथ ही निशानेबाजी की गैलरियां भी। इन जगहों पर लोगों के लिए हमेशा एक आना लगाकर सैकड़ों रुपए जीतने का मौका रहता था। एक कोने के ऐसे ही स्टॉल में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वहां टिकट तो 8 आने का था, लेकिन मौका बड़ी से बड़ी चीजें जीतने का मिलता था। सिलाई मशीन, कैमरा, यहां तक कि रोड इंजन भी जीता जा सकता था। एक रोज लॉटरी में 100वें नंबर के टिकट वाले को विजेता घोषित किया गया। वो टिकट मैंने खरीदा था। उन लोगों ने अपने पास मौजूद सामान की लिस्ट पर नजर डाली और ऐलान किया कि मैंने रोड इंजन जीता है। अब मुझसे ये मत पूछ बैठिए कि रोड इंजन उनके पुरस्कारों की सूची में आया कैसे, क्योंकि इसकी एक अलग कहानी है। उनका ऐलान सुनकर मैं भौचक था। लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो रहे थे। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजीबो गरीब जानवर हूं। सोचो, कोई रोड इंजन का भी मालिक बना जा रहा है। भीड़ में से कुछ लोग हीसे निपोड़ते हुए फुसफुसाए। ये ऐसा पुरस्कार नहीं था जिसे कोई जीतने के तुरंत बाद ही अपने साथ घर ले जा सके। मैंने स्टॉल वालों से ही कहा कि क्या वे इस इंजन को मेरे घर तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे वहां चस्पा नोटिस दिखा दिया। उसमें लिखा था कि लॉटरी जीतने वाले हर व्यक्ति को तुरंत अपने आप जीता हुआ सामान साथ ले जाना होगा। हालांकि उन्होंने मेरे मामले में कुछ नरमी बरती। वे उतने दिनों के लिए जिमखाना ग्राउंड पर ही इंजन को रखने को तैयार हो गए जितने दिनों तक शो चल रहा है। इस बीच मुझे उसे वहां से ले जाने का इंतजाम करना था। मैंने तमाशा दिखाने वाले से पूछा कि क्या वो मेरे लिए कोई ड्राइवर ढूंढ सकता है जो ये इंजन ले जा सके। जवाब में वो सिर्फ मुस्कुरा दिया और बोला, जो आदमी इसे यहां ले आया था उसे नौकरी के एवज में 100 रुपए देने पड़ते थे और रोज के 5 रुपए अलग। मैंने उसे वापस भेज दिया और तय कर लिया कि अगर कोई भी इसे लॉटरी में नहीं जीत सका तो मैं इसे यहीं छोड़ जाऊंगा। मैंने तो इसे सिर्फ इसलिए यहां रख लिया था कि शो के लिहाज से ये एक नई चीज थी, पर हे भगवान, इससे मुझे कितनी परेशानी हो गई बता नहीं सकता। क्या मैं इसे म्यूनिसिपैलिटी वालों को बेच नहीं सकता? मैंने मासूमियत से पूछा। सुनते ही वो ठठाकर हंस पड़ा। कहने लगा, भाई, मैं तमाशा दिखाने वाला हूं। म्यूनिसिपैलिटी वालों से दूर ही रहता हूं, क्योंकि उनसे मुझे हमेशा कोई ना कोई परेशानी होती रहती है। मेरे दोस्तों और शुभचिंतकों को जब यह पता चला कि मैंने लॉटरी में रोड इंजन जीता है तो उनकी तरफ से मुझे बधाई देने का तांता लग गया। हालांकि उनमें से कोई भी ठीक ठीक ये नहीं बता पा रहा था कि रोड इंजन कितने में बिकेगा। बस उन्हें यही लग रहा था कि इससे मुझे बहुत से रुपए मिलेंगे। तुम तो कबाड़ में इसे लोहे के भाव बेच दोगे ना, तब भी हजारों रुपए मिल जाएंगे, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा। अब मैं रोज अपने रोड इंजन को देखने के लिए जिमखाना ग्राउंड में जाने लगा। मुझे उससे लगाव हो गया था। उसके चमकते हुए पीतल के हिस्से मुझे बेहद पसंद थे। मैं उसके आसपास मंडराता रहता, कभी उसके बगल में खड़े होकर प्यार से उसे थपकियां देता। फिर जब तमाशा खत्म हो जाता तो घर लौट आता। मैं गरीब आदमी था, इसलिए मुझे लगता था कि आखिरकार अब मेरी परेशानियों का अंत होने वाला है। हम भी कितने मूर्ख होते हैं।
मैं अंदाजा भी नहीं कर पाया कि वास्तव में मेरी परेशानियां तो अब शुरू हुई हैं। तमाशे वाले ने जैसे ही अपना बोरिया बिस्तरा समेटा, मुझे म्यूनिसिपैलिटी वालों ने एक नोटिस थमा दिया। उसमें मुझे जल्दी से जल्दी रोड इंजन ले जाने को कहा गया था। अगले दिन जब मैं जिमखाना ग्राउंड पहुंचा तो देखा वहां कोई न था। मैदान में सिर्फ कटे फटे रंग बिरंगे फीते और बैनर वगैरह इधर उधर पड़े हुए थे। तमाशे वाला जा चुका था। इंजन को वहीं का वहीं छोड़ गया था, सुरक्षित। उसे तो कहीं भी सुरक्षित ही रहना था। मुझे कुछ पता नहीं था कि अब इसका क्या करूं, इसलिए कुछ दिन तक उसको वहीं खड़े रहने दिया। अब की बार मेरे पास म्यूनिसिपैलिटी वालों का ऑर्डर ही आ गया। उसमें लिखा था, अगर तुरंत मैंने इंजन को ग्राउंड से नहीं हटाया तो वे उसे वहां खड़े रखने का किराया वसूलने लगेंगे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं 10 रुपये महीने के हिसाब से किराया चुकाने को तैयार हो गया। 3 महीने तक मैंने किराया जमा कराया। जनाब, मैं गरीब आदमी था। यहां तक कि मैं पत्नी के साथ जिस मकान में रहता था उसके लिए भी मुझे 4 रुपये महीना किराया देना पड़ता था। जरा सोचिए, रोड इंजन के लिए 10 रुपये महीने मैंने कैसे भुगतान किए होंगे। थोड़ा सा घर का बजट था, उसमें से भी कटौती करनी पड़ी। मुझे पत्नी के 1-2 गहने तक गिरवी रखने पड़े। रोज पत्नी मुझसे पूछती थी कि मैं आखिर अपनी उस भयानक जागीर अर्थात इंजन का क्या करने वाला हूं, लेकिन मेरे पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता था। मैं रोज कस्बे में जाकर लोगों से मिलता जुलता कि कहीं किसी तरह इंजन बेचने का कुछ जुगाड़ हो जाए, लेकिन सब बेकार। तभी किसी ने मुझे सुझाया कि कॉस्मोपॉलिटन क्लब के सचिव शायद इसे खरीद सकते हैं। मैं जब उनके पास पहुंचा तो वे मुझ पर हंस दिए। मैं इसका क्या करूंगा? उन्होंने पूछा। मैं इसे आपको रियायती दाम पर दे दूंगा सर, और फिर आपके पास तो टेनिस कोर्ट भी है, वहां ये इंजन काम आ सकता है। मैंने अपनी तरफ से पेशकश की, लेकिन उन्हें मुस्कुराते देखकर जल्द ही समझ गया कि उनसे कुछ और कहना बेवकूफ़ी ही होगी। फिर किसी ने सलाह दी, म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष से मिल लो, वे इसे म्यूनिसिपैलिटी के लिए खरीद सकते हैं। डरते डरते एक दिन मैं म्यूनिसिपल ऑफिस पहुंच गया। कोर्ट के बटन बंद करते हुए अध्यक्ष के कमरे में घुसा और उन्हें अपने पेशे के बारे में जानकारी दी। मैं भारी रियायत पर इंजन देने के लिए पूरी तरह तैयार था। अध्यक्ष को प्रभावित करने के लिए मैंने म्यूनिसिपैलिटी के कामों का विस्तार से ब्यौरा देना शुरू कर दिया। अध्यक्ष के कार्यकाल में किए जा रहे अच्छे कामों के बारे में भी बताया। फिर साथ में यह भी कि म्यूनिसिपैलिटी के कई कामों में रोड रोलर होना कितना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मुझे एहसास हो गया कि यहां से बेहतर तो यह रहेगा कि मैं किसी बच्चे को खेलने के लिए वो इंजन दे दूं। जिमखाना ग्राउंड पर खड़े उस इंजन की देखभाल के चक्कर में मेरा दिवाला पिटा जा रहा था। लेकिन मुझे अब भी उम्मीद थी कि एक न एक दिन मेरी तकलीफों का अंत होगा। इंजन के एवज में अच्छी खासी रकम हाथ में आ जाएगी। इससे अब तक जो भी नुकसान हुआ है उस पूरे की भरपाई हो जाएगी। लेकिन तभी नई मुसीबत आन पड़ी। जानवरों का तमाशा शुरू होने की बारी आ गई। जिमखाना ग्राउंड पर ही ये आयोजन होना था। मुझे मैदान से इंजन हटाने के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया गया। 1 हफ्ते के भीतर ही ये आयोजन शुरू होना था। उसकी एडवांस पार्टी तो पहुंच ही चुकी थी। वो मुझे जल्द से जल्द इंजन मैदान से हटाने के लिए मजबूर कर रही थी। मैं हताश हो चुका था। मेरे आसपास 50-50 मील की दूरी पर भी कोई ऐसा नहीं था जो रोड इंजन के बारे में कुछ भी जानता हो। मैंने हर गुजरते बस ड्राइवर से मदद की गुजारिश की, लेकिन सब बेकार। यहां तक कि मैं स्टेशन मास्टर के पास भी चला गया। उनसे भी विनती की कि वे ट्रेन के इंजन ड्राइवर को मेरी मदद के लिए कह दें, लेकिन वहां के ड्राइवर से भी टका सा जवाब मिल गया। मैं अपने रेल इंजन पर ध्यान दूं या सड़क किनारे खड़े किसी इंजन पर? मैं किसी के लिए भी ऐसा कोई काम करने की सोच तक नहीं सकता। इस बीच म्यूनिसिपैलिटी का मुझ पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। मैं हार गया था। लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। निराश होकर मैं मंदिर पहुंच गया। वहां के पुजारी को अपनी आप बीती सुनाई। उसका दिल पसीज गया। उसने मुझे पेशकश की कि मंदिर के हाथी के जरिए इंजन को ग्राउंड से हटवाया जा सकता है। मैं राजी हो गया। मैंने इंजन को धक्का देने के लिए 50 कुलियों का भी इंतजाम कर लिया। आप सोच सकते हैं कि इन सब में मेरे कितने पैसे खर्च हुए होंगे। कुली तो प्रति व्यक्ति 8 आने की मजदूरी मांग रहे थे, जबकि मंदिर के हाथी का किराया 7 रुपए दिन था। साथ में उसके लिए एक वक्त के खाने का भी इंतजाम करना था। मेरी योजना यह थी कि मैं किसी तरह इंजन को जिमखाना ग्राउंड से हटाकर आधे फरलांग की दूरी पर स्थित दूसरे मैदान तक ले जाऊं। उस मैदान का मालिक मेरा दोस्त था।
और अगर मैं कुछ महीनों के लिए वहां इंजन रख दूं तो वो बुरा नहीं मानेगा। उम्मीद थी कि इस बीच मैं मद्रास जाकर इंजन के लिए कोई ग्राहक तलाश सकूंगा। मैंने ड्यूटी से हटाए जा चुके एक बस ड्राइवर जोसेफ की भी सेवाएं ली थी। हालांकि उसने मुझे साफ बता दिया था कि वो इंजन के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन यह भी कहा था कि अगर किसी तरह इंजन के लुढ़कने का इंतजाम हो जाए तो वो उसका स्टीयरिंग तो संभाल सकता है। क्या गजब का सीन था। मोटे मोटे रस्सों की मदद से मंदिर का हाथी आगे से इंजन को खींच रहा था, पीछे से उसे 50 कुली धक्का दे रहे थे और ड्राइवर की सीट पर बैठा जोसेफ स्टीयरिंग संभाल रहा था। यह एक नए किस्म का तमाशा था जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी। इंजन ने लुढ़कना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी का यह सबसे खास पल था। जैसे ही इंजन जिमखाना ग्राउंड से निकलकर सड़क पर आया, उसकी चाल गड़बड़ा गई। सड़क पर सीधे आगे जाने के बजाय वो लड़खड़ाते हुए दाएं बाएं होने लगी। हाथी उसे एक तरफ से खींच रहा था। जोसेफ पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग घुमाए जा रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंजन आखिर जा किस तरफ रहा था। ऐसे ही पीछे लगे 50 आदमी भी उसे बिना कुछ सोचे समझे धक्का दिए जा रहे थे। इस बेसिर पैर की खींचतान का नतीजा यह हुआ कि इंजन मैदान के ठीक सामने वाले कंपाउंड की दीवार में जा घुसा और उसे चकनाचूर कर दिया। तमाशाबीनों की भीड़ से ठहाके फूट पड़े, लेकिन इस हंसी ठट्टे से हाथी नाराज हो गया। वो जोर से चिंघाड़ा, रस्से को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा और जो रही सही दीवार थी वो भी मिट्टी में मिला दी। इंजन के पीछे जो 50 लोग लगे हुए थे वे सब के सब डर के मारे भाग निकले। भीड़ में भी भगदड़ मच गई। इसी बीच किसी ने मेरे गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया। ये उस कंपाउंड का मालिक था जिसकी दीवार ढह चुकी थी। पुलिस भी आधम की और मुझे पकड़कर ले गई। जब मैं हवालात से बाहर आया तो ये नतीजे मेरा इंतजार कर रहे थे। पहला, मुझे उस कंपाउंड की दीवार बनवानी थी जिसे इंजन और हाथी ने ढहा दिया था। दूसरा, मौके पर भाग निकले 50 लोगों का मेहनताना देना था। हालांकि उनमें से कोई भी ये नहीं बता सका कि जब काम ठीक ढंग से किया ही नहीं गया तो मजदूरी किस बात की दी जाए। तीसरा, इंजन को दीवार पर चढ़ा देने के एवज में जोसेफ की फीस देनी थी। चौथा, दीवार गिराते वक्त मंदिर के हाथी के घुटने में चोट आ गई थी, इसलिए उसे इलाज का पैसा भी देना था। यहां भी मंदिर वाले मेरी बात सुनने को राजी नहीं थे। मैं उनसे बार बार कहता रहा कि मैंने थोड़े ही हाथी को दीवार तोड़ने के काम में लगाया था। पांचवा और आखिरी, इंजन उस वक्त जहां खड़ा था वहां से हटवाने की मांग जोर पकड़ रही थी। साहब लोगों, मैं गरीब आदमी था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं इतने सारे कामों के लिए पैसे कहां से लाऊंगा। जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी बरस पड़ी। हर जगह से ये मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हूं। मैंने इस मौके पर उसे अपनी परेशानियां बतानी चाहिए, लेकिन उसे लगा कि जैसे मैं उससे फिर उसके गहनों की अपेक्षा कर रहा हूं ताकि गिरवी रख सकूं। उसने आपा खो दिया। चिल्लाने लगी कि अभी चिट्ठी लिखकर वो अपने पिता को बुला लेगी जिससे कि वे आकर उसे ले जाएं। मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। सड़कों पर लोग मुझे देखकर हंसते थे। मुझे खुद पर अचरज हो रहा था कि ऐसी हालत में मैं आखिर अपने गांव से भाग क्यों नहीं गया। बहरहाल मैंने तय किया कि मैं पत्नी को उकसाऊं कि वो अपने पिता को चिट्ठी लिखे ताकि वे आएं और उसे अपने साथ ले जाएं। किसी को मेरी योजना की भनक तक नहीं लगने वाली थी। मैं अपने सभी लेनदारों से एक झटके में पीछा छुड़ाना चाह रहा था। रातों रात गांव से रफू चक्कर होने वाला था। लेकिन तभी उम्मीद से परे स्वामी जी की शक्ल में राहत मेरे सामने प्रकट हुई। उस शाम छोटे से टाउन हॉल में एक कार्यक्रम रखा गया था। म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। देखने वालों के लिए प्रवेश निःशुल्क था। मैं भी चला गया। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग दम साधे मंच पर नजरें गड़ाए हुए थे। स्वामी जी अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कांच का गिलास तोड़ा और देखते ही देखते कांच खा गए। नुकीली कीलों से भरे हुए बोर्ड पर लेट गए। सभी तरह का तेजाब पानी की तरह गटक गए। लाल तमतमाती लोहे की छड़ को जीभ से छू लिया। नुकीली कीले चबाकर आराम से निगल गए। धड़कनें रोककर जमीन के नीचे समाधि लगा ली। हम सब वहां बैठे हुए आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। आखिर में उनका प्रवचन हुआ। उसमें उन्होंने बताया कि वे इस तरीके से अपने गुरु का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह असाधारण प्रदर्शन गौर करने के लायक इसलिए भी था क्योंकि उन्हें इसके एवज में कुछ नहीं मिल रहा था। उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। सिर्फ मानव सेवा का संतोष मिल रहा था। और आखिर में उन्होंने अपना आखिरी और सबसे शानदार प्रदर्शन करने की घोषणा की। सामने बैठे म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष से पूछा,
आपके पास रोड इंजन है? मैं चाहता हूं कि उसे मेरी छाती के ऊपर से निकाला जाए। स्वामी जी के इतना कहते ही अध्यक्ष परेशान हो गए। ये सोचकर शर्मिंदा भी हुए कि उनके पास रोड इंजन नहीं है। स्वामी जी ने फिर कहा, मुझे किसी भी सूरत में रोड इंजन चाहिए। अध्यक्ष ने स्वामी जी को यह कहकर समझाने की कोशिश की, यहां कोई ड्राइवर नहीं है। स्वामी जी ने जवाब दिया, फिक्र मत कीजिए, मेरे असिस्टेंट ने हर किस्म के रोड इंजन को चलाने की ट्रेनिंग ली हुई है। मौका देखकर मैं उठ खड़ा हुआ और जोर से बोला, इनसे रोड इंजन के बारे में मत पूछिए, मुझसे पूछिए। पलक झपकते ही मैं स्टेज पर था और उतना ही खास जितने कि स्वामी जी थे। उस वक्त हर तबके से मुझे जो सम्मान मिल रहा था उसे देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही थी। म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष अब पीछे रह गए थे। मैं उन्हें इंजन देने को तैयार था, बदले में वे मेरी बात मान चुके थे। मैंने उन्हें असिस्टेंट के जरिए इंजन वहां पहुंचाने के लिए राजी कर लिया था जहां मैं ले जाना चाहता था। हालांकि उन्हें इसके एवज में कुछ भुगतान भी करना चाहता था, लेकिन जानता था कि जो आदमी एक मिशन लेकर निकला हो वो किसी से ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखेगा। जल्दी ही पूरी भीड़ जिमखाना के सामने बने कंपाउंड की दीवार के पास जमा हो गई। स्वामी जी का असिस्टेंट वाकई इंजन का एक्सपर्ट था। थोड़ी देर में मेरा इंजन शान से भाप छोड़ता नजर आया। यह बड़ी खुशी का पल था। स्वामी जी ने 2 तकिया मंगवाई, एक उन्होंने अपने सिर के पास रखी, दूसरी पैरों के पास। इंजन उनके ऊपर से कैसे गुजारा जाना चाहिए इस बाबत उन्होंने विस्तार से अपने असिस्टेंट को निर्देश दिया। अपनी छाती पर चौक से एक निशान बनाया और कहा, यह ठीक इसके ऊपर से निकलना चाहिए, न 1 इंच इधर न उधर। इंजन इंतजार में घर घर आते हुए तैयार खड़ा था। भीड़ अचानक दुखी और उदास हो गई। उसके सामने डरा देने वाला जो नजारा था। तभी स्वामी जी दोनों तकियों के ऊपर लेट गए और बोले, मैं जैसे ही ओम शब्द का उच्चारण करूं, इसे मेरे ऊपर से गुजार देना। इसके बाद उन्होंने आंखें बंद कर लीं। भीड़ दम साधे पूरा नजारा देख रही थी। मैं भी भौचक सा सब कुछ देख रहा था। खुशी भी हो रही थी क्योंकि आखिरकार रोड इंजन चलने वाला था। उसी वक्त एक पुलिस इंस्पेक्टर भीड़ के बीच आ पहुंचा। उसके हाथ में एक भूरा लिफाफा था। उसने हाथ ऊपर उठाकर छड़ी से इशारा करते हुए स्वामी जी के असिस्टेंट को रोक दिया। फिर स्वामी जी से मुखातिब होते हुए बोला, माफ कीजिएगा, मुझे आपको बताना है कि आप ये सब नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है, इसमें साफ लिखा है कि इंजन को आपके ऊपर से नहीं गुजारा जा सकता। स्वामी जी उठ खड़े हो गए। वहां काफी हल्ला गुल्ला शुरू हो गया था। स्वामी जी भड़क गए। मैं इससे पहले सैकड़ों जगहों पर यह प्रदर्शन कर चुका हूं, आज तक किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। मुझे मेरी मर्जी का काम करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे गुरु का आदेश है कि मैं देश की जनता के सामने योग की शक्ति का प्रदर्शन करूं, और मुझ पर कौन सवाल उठा सकता है? मजिस्ट्रेट कर सकता है, इंस्पेक्टर ने उन्हें आदेश दिखाते हुए कहा। पर आपका या उनका यह क्या तरीका है, इस तरह बीच में किसी के काम में दखल देने का? मैं वो सब नहीं जानता, यह रहा उनका आदेश। उन्होंने आपको सब कुछ करने की इजाजत दी है, सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर। आप पोटेशियम साइनाइड नहीं निगल सकते और ये इंजन अपने ऊपर से नहीं निकलवा सकते। हां, हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर आप जो चाहें करें, आपको इसकी पूरी आजादी है। इसी वक्त मैं ये अभिशप्त जगह छोड़ रहा हूं। स्वामी जी तमतमा कर बोले और वहां से चल दिए। उनका असिस्टेंट भी उनके पीछे पीछे हो लिया। मैंने उनके असिस्टेंट की बाह थाम ली और कहा, आपने इसे चालू किया, आप ही उसे उस पास वाले मैदान तक क्यों नहीं पहुंचा देते? इसके बाद चले जाइए। उसने मेरा हाथ झटक दिया और मेरी तरफ देखते हुए भन्नाया, मेरे गुरु इतने दुखी हैं, ऐसे में तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इंजन चलाने के लिए कहने की? इतना कहकर वो चला गया। मैं वहीं खड़े खड़े बुदबुदाया, मेरे ख्याल से तुम इसे उनकी छाती के ऊपर से निकालने के अलावा और कहीं ले जा ही नहीं सकते। मैंने अब कुछ दिनों में वो शहर छोड़ने की तैयारी कर ली थी। इंजन को मैं उसी के हाल पर छोड़ देने वाला था, पर तभी कुदरत मुझे राहत देने के लिए आगे आई। आपने उस साल उत्तर भारत में आए बड़े भूकंप के बारे में सुना होगा। उस आपदा ने कई शहरों को तबाह कर दिया था। हमारे शहर में भी भूकंप के झटके लगे थे। रात के वक्त हम सब उसकी वजह से अपने बिस्तरों से नीचे गिर गए थे। दरवाजे और खिड़कियां हिलने लगे थे। अगली सुबह शहर छोड़ने से पहले मैं आखिरी बार अपने इंजन को देखने मौके पर पहुंचा। पर यह क्या? मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। इंजन वहां था ही नहीं।
मैंने यहां वहां तलाशा, खूब चीख पुकार की। कुछ लोग मेरी मदद को आए। वे भी टोलियां बनाकर इंजन तलाशने लगे। कुछ देर में इंजन मिल गया। वो पास के ही एक बेकार कुएं में जा धंसा था। ये देखकर मैं भगवान से मनाने लगा कि अब कोई नई मुसीबत ना आ जाए। लेकिन जब उस घर का मालिक वहां पहुंचा और देखा कि क्या हुआ है तो जोर से हंस पड़ा। मेरी तरफ देखकर बोला, तुम मेरे बड़े काम आए हो। इस कुएं में बेहद गंदा पानी था। म्यूनिसिपैलिटी वाले मुझे हफ्ते दर हफ्ते नोटिस भेज रहे थे कि इसे जल्द से जल्द बंद करो। इसे बंद कराने का खर्चा इतना ज्यादा है कि मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन तुम्हारा इंजन तो इसमें कॉर्क की तरफ फिट हो गया है। अब इसे यहीं छोड़ जाओ। लेकिन लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ की गई सभी शिकायतें वापस ले लूंगा। जो आरोप लगे हैं उन्हें भी रद्द करा दूंगा। तुम्हारे इंजन की वजह से मेरे कंपाउंड की जो दीवार टूटी है उसे भी खुद ही बनवा लूंगा। बस इसको यहीं रहने दो। लेकिन इतना काफी नहीं है। मैंने उस इंजन की वजह से हुए अपने कुछ और खर्चों का जिक्र किया। वो उन सब का भुगतान करने के लिए भी राजी हो गया। कुछ महीने बाद जब मैं उसी जगह से गुजरा तो उस कंपाउंड की दीवार पर मेरी नजर पड़ी। वो एकदम नई बन चुकी थी। कुएं का मुंह भी अच्छी तरह सीमेंट से बंद कर दिया गया था। यह देखकर मैंने राहत और सुकून की सांस ली। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे लेखक आर के नारायण की लिखी हुई कहानी इंजन की परेशानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि वे भी इसका आनंद उठा सकें। नई कहानी को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे नई कहानियां अपलोड होने पर आपको समय पर मिल जाएं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।